एक ठाकुर जो अपने जीवन में कुछ और धन कमाने की इच्छा रखता था, उसने रोजगार की तलाश में दिसावर की यात्रा करने का मन बनाया। प्रस्थान करने से पहले उसने अपने घर की पूरी देखरेख का जिम्मा अपने ही पड़ोसी एक सुनार को सौंप दिया। घर में केवल ठाकुर की पत्नी ठकुरानी के अलावा और कोई संरक्षक नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर सुनार ने ठाकुर के विश्वास का घोर उल्लंघन किया और ठकुरानी को अपनी प्रेमिका बना लिया। यह अनैतिक संबंध बनने के बाद सुनार अब नियमित रूप से ठकुरानी से मिलने उसके घर आने लगा। 2 या 3 वर्ष बीतने के बाद ठाकुर अपने वतन को वापस लौटा। वह परदेश में अच्छी मेहनत करके 400 रुपये की मुद्राएं और सवारी के लिए एक तगड़ा ऊंट लेकर आया था। वापस आते समय रास्ते में उसे तेज प्यास लगी तो वह जल पीने के लिए एक पुरानी बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं पर रुका। संयोग से उसी समय वहां एक जाट भी पानी पीने आया। ठाकुर ने देखा कि जाट के वस्त्र अत्यंत सादे थे और वे मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले दिख रहे थे। ठाकुर के पूछने पर जाट ने आत्मविश्वास से परिचय दिया कि वह फलां गांव का जाट है और वह एक स्थान से न्याय का फैसला करके अपने गांव लौट रहा है। एक न्यायाधीश को ऐसी साधारण पोशाक में देखकर ठाकुर को अनायास ही हंसी आ गई। ठाकुर ने भी अपना परिचय दिया और उदारता दिखाते हुए जाट से कहा, आप मेरे साथ ऊंट पर सवार हो जाइए। आपके गांव का रास्ता इसी राह पर पड़ेगा। मैं आपको वहीं ससम्मान उतार दूंगा। दोनों उस ऊंट पर सवार होकर आगे चल पड़े। रास्ते में ठाकुर ने जाट से एक रोचक चर्चा शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। चौधरी, जाटों के लिए सम्मानजनक संबोधन, आप कोई ज्ञान की बात बताइए। जाट ने तुरंत उत्तर दिया, ठाकरा, ठाकुर के लिए संबोधन, मेरी ज्ञान की बातों के मूल्य होते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने के 100 रुपये लेता हूं। ठाकुर ने बिना संकोच किए जाट को 100 रुपये दिए और अत्यंत ध्यान से वह पहली सीख सुनी। स्त्री का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इस बात से प्रभावित होकर ठाकुर ने जाट को 200 रुपये और दिए और उससे 2 और अमूल्य शिक्षाएं सुनी। एक यह थी कि एक काने एक आंख वाले व्यक्ति से अधिक मेल झोल नहीं बढ़ाना चाहिए, अर्थात ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना उचित नहीं। और दूसरी यह कि यदि आप किसी व्यक्ति से कोई शारीरिक श्रम करवाते हैं तो उसकी मजदूरी पहले ही तय कर लेनी चाहिए। भूलकर भी यह कहकर कार्य नहीं करवाना चाहिए कि तुम काम कर दो, मैं तुम्हें मनचाहा इनाम देकर खुश कर दूंगा। जैसे ही चौधरी का गांव आ गया, ठाकुर ने सम्मानपूर्वक उसे ऊंट से उतार दिया। चौधरी ने अत्यंत आत्मीयता के साथ ठाकुर से आग्रह किया, ठाकराव, आप इतनी दूर से आए हैं, कृपया मेरे घर एक समय का भोजन खाकर ही जाइए। चौधरी की बात का मान रखने के लिए ठाकुर खुशी से वहां रुक गया। मेजबान चौधरी ने न केवल ठाकुर का सत्कार किया बल्कि ऊंट को भी सूखा चारा डलवाया और स्वयं भी ठाकुर को प्रेम और आदर के साथ अच्छी तरह से भोजन करवाया। जब सायंकाल होने को आई तो ठाकुर ऊंट पर सवार होकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में ही ठाकुर का पुश्तैनी खेत पड़ता था। ठाकुर ने सोचा कि क्यों न चलते चलते ही खेत की भी एक बार जांच पड़ताल करते चला जाए। ठाकुर के उस खेत की सबसे बड़ी पहचान थी एक बहुत ऊंचा खेजड़ी का वृक्ष, जिसे जांटी या शमी वृक्ष भी कहते हैं, जो मीलों दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन आज ठाकुर को वह ऊंचा जांटी का वृक्ष दिखाई नहीं पड़ा तो वह हैरान हो गया और तुरंत खेत के अंदर गया। भीतर जाकर ठाकुर ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। कोई दुष्ट व्यक्ति उस विशाल वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ कर ले गया था। वृक्ष को उखाड़ने के कारण जमीन में जो गहरा गड्ढा बन गया था, उसी गड्ढे के किनारे मथीरे, एक प्रकार का बड़ा मीठा फल जैसे तरबूज की एक बेल अनायास ही पनप गई थी और संयोग से उस बेल पर एक विशाल और उत्तम मतीरा लगा हुआ था। ठाकुर यह अनोखा रहस्य अपने मन में छिपाए सीधा अपने घर को आया। ठाकुर को इतने वर्षों बाद वापस आया देखकर पड़ोस के लोग बड़ी संख्या में कुशल क्षेम पूछने के लिए दौड़ते हुए आ गए। उनके साथ वह धूर्त पड़ोसी सुनार भी आया। सबने ठाकुर से हालचाल जाना और उसकी लंबी यात्रा के बारे में बातें की। ठाकुर के घर के आगे बनी चौपाल पर बैठकर सब लोग चिलम पी रहे थे और गपशप कर रहे थे। बातों ही बातों में ठाकुर ने जानबूझकर मतीरे का जिक्र छेड़ा और सहजता से कहा कि आज तो मेरा मन मतीरा खाने को कर रहा है, सो कोई जाकर मेरे लिए वह फल ले आओ। सुनार ने मौका देखकर व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अरे ठाकरा, ये जेठ का तपता महीना चल रहा है, इस समय भला मतीरा कहां से मिल सकता है? ऐसी चीजों की अपेक्षा करना कोरा भ्रम है। इस बात पर ठाकुर और सुनार में तीव्र बहस उत्पन्न हो गई और बात अंततः एक कड़ी शर्त में बदल गई। शर्त की शर्तें इस प्रकार तय हुई, यदि ठाकुर सुनार को वह मतीरा खिला दे तो ठाकुर के परदेश जाने के बाद से उसके घर में जितना भी खर्चा सुनार ने किया है वह सारा खर्च सुनार स्वयं वहन करेगा। अन्यथा यदि ठाकुर मतीरा नहीं खिला पाया तो ठाकुर के घर में जिस भी वस्तु को सुनार हाथ लगा देगा
वह वस्तु हमेशा के लिए सुनार की हो जाएगी। ये बड़ी शर्त लग जाने के बाद दोनों पक्षों के लोग उस समय के लिए अलग अलग हो गए। शर्त लगने के बाद धूर्त सुनार को जैसे ही उचित अवसर मिला, उसने फौरन ठकुरानी के पास जाकर संक्षेप में सारी घटना सुनाई। उसने ठकुरानी को सावधान करते हुए यह भी कहा कि किसी भी तरह ठाकुर से उस मतीरे का रहस्य पता लगाकर मुझे शीघ्र ही बताना। ठकुरानी ने अपने प्रेमी सुनार को आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं रात को ठाकुर से पूछकर तुम्हें अवश्य बताऊंगी। तुम तब तक घर से थोड़ा दूर छिपकर खड़े रहना। रात हुई तो ठाकुर और ठकुरानी ने भोजन किया और दोनों सोने के लिए लेट गए। योजनानुसार ठकुरानी ने सहज बातचीत शुरू की और बातों ही बातों में बड़े लाड़ से ठाकुर से मतीरे का गहन रहस्य पूछ लिया। ठाकुर ने इस बात को टालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसे शायद चौधरी की पहली सीख याद आ रही थी। लेकिन ठकुरानी अपनी बात पर अड़ी रही और भावनात्मक दबाव बनाते हुए बोली, अगर आप यह भेद मुझे भी नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे? सबेरा होते ही तो आप सुनार को मतीरा खिला ही देंगे। रात भर में क्या हो जाएगा? मैं भला किसे जाकर यह रहस्य कहने जाऊंगी? ठाकुर, जो लंबी यात्रा और दिन भर की भागदौड़ से थका हारा था, अपनी पत्नी के प्रेम और झूठे आश्वासन के आगे पिघल गया और उसने मतीरे का सारा रहस्य ठकुरानी को बता दिया। रहस्य बताने के तुरंत बाद ही ठाकुर गहरी नींद में सो गया। ठाकुर के सोते ही विश्वासघाती ठकुरानी उठी और शौच के लिए बाहर जाने का बहाना बनाकर चुपके से घर से बाहर निकली। बाहर खड़े सुनार को उसने दबे स्वर में मतीरे का पूरा भेद बता दिया। भेद मिलते ही सुनार ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह उसी रात ठाकुर के खेत में गया और पूरे मतीरे को बेल सहित जड़ से उखाड़कर चुपचाप अपने घर ले आया। अगली सबेरा हुआ तो ठाकुर, सुनार और गांव के बहुत से लोग शर्त का निपटारा करने के लिए ठाकुर के खेत पर गए, लेकिन वहां तो मतीरा पहले ही गायब हो चुका था। ठाकुर अपने ही घर के विश्वासघात के कारण शर्त हार गया। सुनार ने जीत के अहंकार में अपनी मूंछों पर ताव दिया और ठाकुर से शर्त के अनुसार चीजों पर हाथ लगाने की तैयारी शुरू कर दी। अपमानित और हताश ठाकुर ने सुनार से विनती की और 10 दिन की मोहलत मांगी ताकि वह कोई उपाय सोच सके। सुनार ने उसे 10 दिन का समय दे दिया। हार मानकर और उदास मन से ठाकुर अपने घर लौट आया। हार और अपमान से दुखी ठाकुर अपने मन में पूरी तरह निश्चित हो चुका था कि ठकुरानी ने ही विश्वासघात करके सारा दांव बिगाड़ा है। लेकिन उसने ठकुरानी से नाराजगी व्यक्त नहीं की, बल्कि ऊंट पर सवार हुआ और समस्या का हल जानने के लिए तुरंत अपने मित्र चौधरी के घर चल पड़ा। उस समय चौधरी स्वयं घर पर नहीं थे, वे कहीं न्याय का फैसला करने के लिए बाहर गए हुए थे। चौधरी की पत्नी जाटनी ने अतिथि का सत्कार किया और ठाकुर की खूब आवभगत की। भोजन करने के बाद ठाकुर समय काटने के लिए गांव में भ्रमण करने निकल गया। रास्ते में उसे एक काना व्यक्ति मिला। ठाकुर ने तुरंत चौधरी की दूसरी सीख को अनदेखा करते हुए उससे शिष्टाचारवश बातचीत की। काना आदमी चालाकी से बोला, ठाकरा, मैंने 100 रुपये लेकर आपके पास अपनी एक आंख गिरवी रखी थी, सो आप अपने रुपये ब्याज सहित ले लें और मेरी आंख मुझे वापस दे दें। काने की यह अटपटी बात सुनकर ठाकुर भौंचक्का रह गया और उसे तुरंत अपनी दूसरी बड़ी भूल महसूस हुई। काने को ठाकुर ने कहा कि मैं अमुक चौधरी के घर ठहरा हूं, तुम भी वहीं आ जाना। ठाकुर फिर आगे बढ़ा और उसने देखा कि उसका एक जूता पूरी तरह फट गया है, सो उसने सोचा कि इसकी मरम्मत करवा ली जाए। उसने जूते गांठने वाले एक चमार को अपना फटा हुआ जूता दिया और कहा, इस जूते की मरम्मत ठीक ढंग से कर दो, मैं तुम्हें मनचाहा इनाम देकर खुश कर दूंगा। चमार ने जूता ठीक कर दिया तो ठाकुर ने उसे 1 रुपया देते हुए कहा, लो, अब तो संतुष्ट होना। ठाकुर ने सोचा कि वह 2 आने की मजदूरी के बदले इतना अधिक दे रहा है, इसलिए यह आदमी बहुत खुश होगा। लेकिन चमार ने असंतोष दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं खुश नहीं हुआ। तब ठाकुर उसे 2 रुपये देने लगा, लेकिन चमार फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में ठाकुर ने चमार को 10 रुपये देकर खुश करना चाहा, फिर भी चमार प्रसन्न नहीं हुआ। इस घटना से ठाकुर ने तीसरी बार अपनी गलती महसूस की, मजदूरी पहले तय न करने की। उसने चमार से भी कहा कि मैं अमुक चौधरी के घर ठहरा हूं, तुम वहीं आ जाना, वहीं मैं तुमको खुश कर दूंगा। ठाकुर लौटकर चौधरी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि चौधरी स्वयं भी लौट आए हैं और वे दोनों दोगले काना व्यक्ति और लालची चमार भी वहीं बैठे हैं। ठाकुर ने चौधरी से शिष्टाचार किया और सारी घटना, शर्त हारने से लेकर रास्ते में हुई काने और चमार वाली घटनाओं तक शुरू से अंत तक कह सुनाई। चौधरी ने गंभीरता से ठाकुर को ढाढ़स बंधाया और कहा कि तुम चिंता मत करो, सब काम ठीक हो जाएगा। सबसे पहले काने आदमी की बात सुनकर चौधरी ने कानूनी लहजे में कहा, ब्याज सहित तुम्हारी तरफ 160 रुपये बनते हैं, सो तुम रुपये दे दो और अपनी गिरवी रखी हुई आंख ले लो।
काने आदमी ने धूर्तता दिखाते हुए कहा, इस वक्त मेरे पास 110 रुपये हैं, सो वे तो ले लो, बाकी रुपये अभी ला देता हूं, लेकिन पहले मेरी आंख तो मुझे दिखलाओ। काने की यह मांग सुनकर बुद्धिमान चौधरी ने अपनी पत्नी जाटनी को पुकार कर कहा कि हटड़ी यानी पुराने ढंग की वह दीवारों में बनी हुई अलमारी के भीतर रखे कुल्हड़ मिट्टी के पात्र में बहुत सी आंखें पड़ी हैं, सो उसमें से इसकी आंख निकाल कर ला दो। जाटनी ने अपनी छोटी बेटी के हाथ कुल्हड़ में से हिरण की एक आंख निकालकर भेजी, लेकिन काने ने झट से कहा, यह आंख मेरी नहीं है। जाटनी ने दूसरी आंख भेजी, लेकिन काने ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जाटनी ने कई बार कुल्हड़ में से भिन्न भिन्न आंखें निकालकर भेजी, लेकिन काना हर बार इनकार करता गया। तब जाटनी ने क्रोधित होकर अंदर से ही ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, कुल्हड़ में तो बहुत सारी आंखें पड़ी हैं, तुम इसकी दूसरी आंख निकाल कर भेज दो तो उसकी जोड़ी मिलाकर आंख निकाल दूंगी। इस तरह आंखें ढूंढने से कुछ पता नहीं चलता। जाटनी की यह बात सुनकर काना आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वह तुरंत वहां से 9-2-11। अब चतुर चौधरी के सामने चमार की बारी आई। चौधरी ने चमार से सीधा सवाल किया कि ठाकुर, तुझे एक जूता मरम्मत करने के मजदूरी स्वरूप 10 रुपये दे रहा है, फिर तू और किस चीज की मांग करता है? लेकिन लालची चमार ने हठपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। तब चौधरी ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने गंभीर स्वर में कहा, आज ही बादशाह के घर शाहजादा का जन्म हुआ है और मैं अभी अभी बादशाह को बधाई देने के लिए शाही दरबार जा रहा हूं। सच सच बता, तू खुश है या नहीं? चौधरी की पहुंच सचमुच राज दरबार तक थी और चमार इस बात को अच्छी तरह से जानता था। चौधरी की यह बात सुनकर चमार गहरी दुविधा में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर बादशाह को पता चला कि मैं चौधरी की बात नहीं मानता तो उनके गुस्से से मुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। अतः डरकर चमार ने झट से कहा, चौधरी, मैं अत्यंत खुश हूं। इतना कहकर वह चमार भी तुरंत वहां से चलता बना। चमार के वहां से चले जाने के बाद चौधरी ने अगली योजना बनाते हुए ठाकुर से कहा, तुम शीघ्र ही घर पर जाकर घर के आंगन के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा चबूतरा बनवा लो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उस चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां मत बनवाना। चौधरी ने आगे कहा, जिस दिन सुनार द्वारा दी गई 10 दिन की अवधि पूरी होगी, मैं ठीक समय पर स्वयं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इसके बाद चौधरी ने ठाकुर को वे रुपये दे दिए जो उसने काने आदमी से लिए थे। चौधरी के कहे अनुसार ठाकुर ने घर आकर तुरंत आंगन में एक बहुत ऊंचा चबूतरा बनवा लिया। जैसा कि निर्देश था, उस पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई गई। ठीक समय पर बुद्धिमान चौधरी भी ठाकुर के घर आ गए। चौधरी ने अपनी योजना के तहत ठकुरानी को उस ऊंचे चबूतरे के ऊपर बिठा दिया। इसके बाद उन्होंने एक बांस की बनी हुई लंबी सीढ़ी को चबूतरे से सटाकर सीधा खड़ा कर दिया। फिर चौधरी ने ठाकुर के घर की सभी वस्तुएं बाहर निकलवाकर आंगन में व्यवस्थित ढंग से रखवा दी। शर्त का निपटारा देखने के लिए सुनार और गांव के अन्य तमाम लोग भी ठाकुर के घर आ गए। सुनार ने आंगन में रखी सारी वस्तुएं देखीं। फिर उसने लालच में आकर घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे ठकुरानी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी चबूतरे के ऊपर बैठी ठकुरानी ने ध्यान आकर्षित करने के लिए खखारा यानी खांसने जैसा गला साफ करने की आवाज किया। सुनार तुरंत जान गया कि ठकुरानी ऊपर बैठी है। वह बड़ी सावधानी से उस सीधी खड़ी बांस की सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन वह थोड़ा ही ऊपर चढ़ा था कि असंतुलन के कारण सीढ़ी उलटने लगी। गिरने के भय से सुनार ने घबराकर अपने दोनों हाथों से सीढ़ी को कसकर थाम लिया। बस इसी क्षण पास खड़े चौधरी ने तुरंत सुनार का हाथ पकड़ा और कड़क आवाज में कहा, सुनार, तुमने शर्त रखी थी कि तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वह तुम्हारी हो जाएगी। तुमने अभी अभी इस सीढ़ी को हाथ लगाया है, अतः शर्त के अनुसार यह सीढ़ी अब तुम्हारी हुई। इसे उठाकर अपने घर ले जाओ। गांव के अन्य लोगों ने भी एक स्वर में चौधरी की बात का जोरदार समर्थन किया। विवश और लाचार सुनार अपना सारा अहंकार छोड़कर वह बांस की सीढ़ी उठाकर अपने घर को चला गया। सभी उपस्थित लोगों ने बुद्धिमान चौधरी के अनोखे न्याय और चतुराई की भरपूर प्रशंसा की। न्याय हो जाने के बाद चौधरी ने वे 300 रुपये भी ठाकुर को लौटा दिए जो उसने पहले ज्ञान की बातें कहने के बदले ठाकुर से लिए थे। ठाकुर अत्यंत भावुक हो गया। उसने शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा, चौधरी, वास्तव में ही तुम सच्चे न्याय करता हो। मुझे याद है, तुम्हारे साधारण और मैले कुचैले कपड़ों को देखकर उस दिन मुझे अज्ञानतावश हंसी आ गई थी, लेकिन अब मैं अपनी उस बड़ी भूल के लिए तुमसे हृदय से माफी मांगता हूं। ये कहानी एक ठाकुर के धोखे से हारने और फिर एक बुद्धिमान जाट चौधरी की मदद से जीतने की कथा है।
ठाकुर अपनी पत्नी पर विश्वास करके और व्यावहारिक जीवन की शिक्षाओं को नजरअंदाज करके जाल में फंस जाता है। चौधरी अपनी असाधारण चतुराई का उपयोग करते हुए सुनार के लालच को उसी पर पलट देते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अंधा विश्वास अक्सर विनाश का कारण बन जाता है। लालच, धोखा और छल अंत में केवल शर्मिंदगी देते हैं, जबकि सच्चाई, बुद्धिमानी और धैर्य हर कठिनाई का मार्ग खोल देते हैं। और व्यक्ति का मूल्य उसके वस्त्रों से नहीं, बल्कि उसकी नीयत, समझ और न्यायप्रियता से आंकना चाहिए। यदि आपको यह प्राचीन और ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं।